वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2025 और 7 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया और फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास जो भी साथी देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए है, यूपीएससी है, एसएससी जीडी है, पटवार है, चाहे वीडियो है, चाहे ईओआरओ है, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास कोई विद्यार्थी देख रहा है उसी को फायदा मिलेगा। क्योंकि आजकल आने वाले समय में करंट एक प्रकार का सब्जेक्ट ही बनने वाला है, क्योंकि हर तरफ हर डिटेल से क्वेश्चन करंट के अंदर पूछा जा रहा है। तो गजब तरीके की क्लास आपको मिल रही है। मात्र 15 मिनट की क्लास डेली आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और मालदीव के बीच। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस जिले के अंदर मंजूरी दी? मध्य प्रदेश के रीवा में। लार्ड एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया आईआईटी हैदराबाद द्वारा। टोरेप्स 2025 सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किस भारतीय बल द्वारा संचालित किया जाता है? तो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना। 2024 में भारत ने यात्री लोड फैक्टर के मामलों में किन दो देशों को पीछे छोड़ दिया? तो अमेरिका और चीन को। पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने किस टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के बाद 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ट्रांसवेलेनिया ओपन। और एग्री हब किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी इंदौर द्वारा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है। जो डेली टेस्ट मिलता है वो डेली पीडीएफ भी मिल रहा है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको सब कुछ दिया जा रहा है। इतना कुछ आपको देखो क्लास से मिल रही है। ऐप के अंदर आपको टेस्ट दिया जा रहा है मात्र 100 रुपए के अंदर। ज्यादा कुछ आपके लिए है ही नहीं। 100 रुपए के अंदर देखो डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ और यूट्यूब पे क्लास आपको मात्र 15 मिनट की फ्री। कितना कुछ आपको देखो, इतनी मेहनत के साथ आपको कितना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और अच्छे तरीके से मेहनत करो, अपने लक्ष्य तक अपना जो है टारगेट बनाए रखो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का आपके सामने है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण बन चुके हैं। कौन है? वी नारायण। द्वारा विकसित नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फ्लिस्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लीजिए भी। अब ये इसरो के द्वारा एक नया कारनामा किया गया है। कौन सा? ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? फिस्ट 2025। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संरचनात्मक विश्लेषण और सिमुलेशन। क्या है? संरचनात्मकता विश्लेषण और सिमुलेशन। ये इसरो के द्वारा विकसित एक नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा? फिस्ट 2025। तो ये लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है संरचनात्मक विश्लेषण और सिमुलेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी नवीनतम संरचनात्मकता विश्लेषण सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं क्या? फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि फिस्ट। फिस्ट इसका पूरा नाम है। अब फिस्ट का पूरा नाम आपसे पूछे तो क्या है? फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये है 2025 इसका अनावरण किया है। ये 8वीं राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपर्स या फिस्ट उपयोगकर्ता मीट के दौरान हैदराबाद स्थित आईआईटी में आयोजित किया गया था। तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया जहां पर इससे फिस्ट 2025 का अनावरण किया गया। फिस्ट एक स्वदेशी फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण सॉफ्टवेयर है जिसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? बस इतना याद रखना, जो एक फिस्ट है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है
जो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसको विकसित है किया गया है। और जितनी भी इसरो की बात आती है विशेष तौर से उनको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ब्लू घोस्ट लैंडर, ब्लू घोस्ट लैंडर, ब्लू घोस्ट लैंडर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ब्लू घोस्ट लैंडर है वो किस कंपनी द्वारा विकसित है किया गया? तो ये किया गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? फायरफ्लाई एरोस्पेस है उसके द्वारा ब्लू घोस्ट लैंडर विकसित किया गया है। जैसे इसका क्या काम करेगा, जैसे अपने देखते हैं ना किसी भी पृथ्वी पर कोई भी अंतरिक्ष जाता है उसके साथ पेलोड जाते हैं, पेलोड देखिए होगा, पेलोड जाते हैं अलग अलग वजन के, कोई कितना ही वजन का, कुल कितना ही वजन होता है उसका। तो ये क्या काम करेगा, उन पेलोड के बारे में ही काम करेगा। ये पेलोड ले जाएगा स्पेशल, अगर किसी को और भी जरूरत होगी किसी अंतरिक्ष यान को तो वो पेलोड ले जाने में सक्षम रहेगा। तो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। ये देखो एक अंतरिक्ष यान है, ये अंतरिक्ष यान है और ये चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। और कल ही बात हुई थी कि 2027 तक चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा और वो क्या करेगा, चंद्रमा की मिट्टी लेकर आएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, बड़े गजब के प्रश्न है यहाँ से। अब चंद्रमा के बारे में अपने सब कुछ पता लग जाएगा। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा। ऑप्शन नंबर है सी, कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन है किया गया, यानी किए गए बायोमेडिकल रिसर्च से संबंधित है ये। तो बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट कर लेना इसको अच्छे तरीके से, कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। कौन सा? ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग के महानिदेशक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर राजेश गोखले ने इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। क्योंकि कथन से प्रश्न आता है ना, उसका उद्घाटन भी पूछ लेता है कि किसके द्वारा किया गया? राजेश गोखले। फेरेट रिसर्च फैसिलिटी के साथ ही भारत ने गर्भ INI दृष्टि डेटा रिपोजिटरी भी लॉन्च की है। अब देखो, पहले तो इन्होंने देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च कर दी और इसी के साथ इन्होंने, भारत ने और क्या काम किया? गर्भ INI दृष्टि डेटा रिपोजिटरी भी लॉन्च की है। 2 प्रश्न बन गए आपके लिए, तो दोनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? अभी ताजा आपको पता है 1 फरवरी को बजट आया था। बजट अब की बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 8वीं बार बजट पेश किया गया 2025-26 का। कौन सा? 2025-26 का बजट पेश किया गया। उसमें अलग अलग कृषि के क्षेत्र में अलग से चर्चाएं की गई, शिक्षा के क्षेत्र में अलग से, परमाणु ऊर्जा आयोग है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके बारे में अलग से। तो यहाँ पर विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन है, उसके तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो 100 गीगावाट। खास तौर से जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि फिक्स है ये टॉपिक नवीकरणीय ऊर्जा वाला फर्स्ट ग्रेड करंट में। उत्तर क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट। देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु शक्ति को प्राथमिकता दी है। कौन सी शक्ति है? परमाणु शक्ति। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है। अब याद रखना साथ साथ में पॉइंट, कौन सा मिशन? परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर भारत को ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। ये फिक्स है, कितना लक्ष्य रखा गया? 100 गीगावाट। इसके अलावा जो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो
8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना बनाई है, जिसे 2031-32 तक पूरा किया जाएगा। अब ये लीजिए, भी आगे के आंकड़े आ रहे हैं। अब जो भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है ना, अब वर्तमान में है 8,180, इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 22,480। कब है? 2031-32 तक। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कुल 10 नए रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि 8,000 मेगावाट क्षमता वाले ना 10 नए रिएक्टर, परमाणु क्षमता वाले रिएक्टर हैं, वो स्थापित किए जाएंगे। गुजरात में, राजस्थान में जैसे राउतबाटा है, गुजरात के अंदर भी है, जैसे काकरापारा है, तो यहाँ पर तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नए और बनेंगे। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यहाँ पर और 10 नए रिएक्टर स्थापित है किए जाएंगे, क्योंकि यह लक्ष्य पूरा करना है ना 22,480 मेगावाट का। अगला, हाल में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये लीजिए, भी अब नाम बदलते रहते हैं और अपने लिए करंट का पर्सन बन गया, तो इसका नाम क्या कर दिया? विजय दुर्ग। क्या कर दिया? कोलकाता के अंदर स्थित है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का एक मुख्यालय है फोर्ट विलियम, तो इसका नाम अब कर दिया विजय दुर्ग। क्या कर दिया? विजय दुर्ग। तो कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दुर्ग। पोर्ट विलियम का नाम निर्माण है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1781 में करवाया था। कब करवाया? ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने साल 1781 के अंदर इस पोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, और अब इसका नाम क्या कर दिया? विजय दुर्ग। और एक मैंने और बताया था, अभी जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया? श्री विजयपुरम में कर दिया है। वो भी पॉइंट याद रखना, क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन कब प्राप्त होने की उम्मीद है? भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन कब प्राप्त होने की उम्मीद है? तो ये 2025 के अंत तक, यानी कि कब है? इसी साल दिसंबर 2025 तक। इसी साल है दिसंबर 2025 के अंत तक या दिसंबर तक है S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त होने की उम्मीद है। ये 5 स्क्वाड्रन मिलेंगे भारत को, चौथा मिल जाएगा इस साल लास्ट तक, और अगले साल 2026 के अंदर मिलेगा 5वां स्क्वाड्रन। देखो, भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। दिसंबर 2025 तक S-400 स्क्वाड्रन यानी कि चौथा भारत आ जाएगा। वहीं 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन 2026 में मिलने की उम्मीद है। ये 5 मिलेंगे, चौथा तो आ जाएगा दिसंबर में और 5वां आएगा कब है? 2026। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई थी, यानी कि 2018 में भारत और रूस के बीच में S-400 के लिए 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ की डील हुई थी। उसमें से 4 तो आगे, ये 3 तो आगे, अब चौथा इस साल के अंत आ जाएगा। जो ये स्क्वाड्रन है ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है और टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर मानी जाती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित। भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) इलेक्शन द्वारा शुरू की गई चंद्रयान से चुनाव तक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई चंद्रयान से चुनाव तक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। यानी कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा मतदान बनाया गया है जिसका डिजाइन है ना चंद्रयान की तरह और गगनयान की तरह उसको डिजाइन दिया गया है मतदान केंद्र का, ताकि लोग क्या है उसको देखकर ही जागरूक हो उठे। हाँ भी, चंद्रयान ने हमारा काम ऐसा किया है, सफलतापूर्वक गया, और गगनयान भी है, चंद्रयान है, तो उसको डिजाइन दे दिया, उसको लोग देख देख कर क्या होंगे? मतदाता जागरूकता उनके अंदर आएगी। तो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक एक अनूठी और भविष्यवादी पहल की शुरुआत की है। ये पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया, यानी कि अंतरिक्ष थीम है ना उसी के आधारित अनुभव में बदल दिया गया। मतदान केंद्र को चंद्रयान और गगनयान मॉडल से सजाया गया है। ये देखो, मतदान केंद्र को
चंद्रयान और गगनयान मॉडल से उसको सजाया गया है। तो किसने इसको लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग ने। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला है कि पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। विकेट कीपर बल्लेबाज है रिद्धिमान शाह, उन्होंने क्रिकेट के सभी जो तीनों प्रारूप है ना, T20, टेस्ट, वनडे, संन्यास ले लिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन में पंजाब के खिलाफ बंगाल के लिए अपना आखिरी मैच उन्होंने खेला था। पहला पॉइंट ये। दूसरा है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होकर अपने सतत विकास और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। यानी कि जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है ना, वो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो चुका है। इतना याद रखना, ये शामिल हो चुका है। ठीक है, ये वन लाइनर करंट है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और जल्द ही अपनी EORO की स्पेशल करंट की बुक आ रही है, राजस्थान इंडिया प्लस राजस्थान तीनों की, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों की जल्द ही EORO की MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आपके लिए बाजार के अंदर आ रही है, ले लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन, 1 फरवरी 2025 को DRDO ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है VSHORADS। ये है उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। किसने किया? DRDO ने। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी, और अब की बार 1 जनवरी को 67वां स्थापना दिवस DRDO का बनाया गया है। इतनी सारी चीजें याद रखा करो इस प्रकार साथ साथ। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता? FIDE ग्रैंड पिक्स, टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट, चेस ओलंपियन या ग्रैंड चैंपियनशिप? जिसका जवाब देना है। और अब देखो यस्टरडे डॉज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो वो है 243 बी। पढ़ते जाना साथ साथ में, 243 बी। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो वो है 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वो है 10वीं अनुसूची। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे कमेंट, सभी के देखता हूँ, बड़े गजब के जवाब दिए थे। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? अच्छे तरीके से पढ़ो कि किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल में जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? अनुच्छेद बताना है। और राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? बड़े गजब के प्रश्न है पॉलिटिकल के, आपको देखने को मिलेंगे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर। और अभी मैंने करवाए थे जो जनवरी के अंदर सारे लगभग, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको एक छोटी सी अलग से उनकी क्लास करवाऊंगा, क्योंकि RS के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल के हमारी क्लास से। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी EORO की टेस्ट चल रही है, RSS भी पुराने पेपर ले सकता है, पुराने पेपर को आप हल किया करो। जितने भी विद्यार्थी पुराने पेपर हल करोगे ना, लगभग आपका जो कोर्स वगैरह है, आपकी तैयारी लगभग हो जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि पुराने पेपरों का बहुत फायदा मिलता है। और ये अपनी करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है ही। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह फर्स्ट ग्रेड है, ये जेल प्रेरित, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये सब कुछ आपको टेस्ट मिल रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।